कल हम लोगों ने पढ़ा था किस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई, राष्ट्रीय कांग्रेस दल की। सब जात धर्म भेदभाव भुला करके एकता की भावना लोगों में पैदा करना, उसके बाद राष्ट्रहित के लिए कार्य करना। इस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूल उद्देश्य था, देश हित में कार्य करना। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा इसमें दो दल हो गए, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। अब गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो लोग थे, जो बड़े बड़े नेता थे, वो नरम दल के थे, और कुछ नेता ऐसे थे जो गरम दल के माने जाते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि जो गरम दल के लीडर्स थे, नेता थे, उनका कहना था प्रखर रूप से अपनी बात को रखी जाए, अंग्रेजों के आगे हमें निवेदन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ही फर्क था नरम और गरम दल में, अपनी बात को पूरे अधिकार के साथ रखना, यह गरम दल का उद्देश्य था। और नरम दल छोटे एप्लीकेशंस दे करके, निवेदन दे करके, पिटीशंस दे करके अपनी बातों को मनवाने में विश्वास रखते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसके आगे गरम और नरम पंथियों के बीच के मतभेद। 1907 ईस्वी में सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के इन दो पंथियों के बीच के वैचारिक मतभेद पराकाष्ठा तक पहुंच गए। नरम पंथियों का प्रयास था कि स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव को अलग रखा जाए, जबकि गरम पंथियों का यह प्रयत्न था। अब हम लोगों ने देखा दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने चतुसूत्री कार्यक्रम दिया था, स्वदेशी, स्वराज्य, और फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बायकॉट, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अर्थात जो फॉरेन का एजुकेशन है, विदेशी शिक्षा नीति है, उसको हम यहाँ पर खत्म करें। इस तरह के चतुसूत्री कार्यक्रम दादा भाई नौरोजी जी ने भारतवासियों को दिया। अब यहाँ पर गरम दल और नरम दल के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद उभर करके आए, और वह दिखाई दिया सूरत के अधिवेशन में। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1907 ईस्वी में सूरत में। और अब नरम पंथियों का ऐसा मानना था कि स्वदेशी और बहिष्कार का जो प्रस्ताव है उसको थोड़ा सा अलग रखा जाए, लेकिन गरम पंथियों का ऐसा प्रयत्न था कि यह प्रस्ताव सफल न होने पाए। नरमपंथी नेता नामदार गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता ने गरमपंथी नेताओं पर आरोप लगाया कि गरमपंथी नेता राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना अधिकार और नियंत्रण में कर लेना चाहते हैं। लाला लाजपत राय के बीच बचाव करने का प्रयास किया। तिलक का मत था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय मंच है और उसमें फूट पैदा नहीं होनी चाहिए। अधिवेशन के समय तनाव बहुत बढ़ गया और समझौता होना असंभव हो गया। अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गरमपंथी जो नेता थे और नरमपंथी, उनके वैचारिक मतभेद थे। दोनों जन का तरीका थोड़ा सा अलग था। नरमपंथी नेता, उनको लग रहा था कि गरमपंथी नेता पूरी तरह से, जो गरम दल है, वो पूरी तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता है, अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। लेकिन लाला लाजपत राय जी ने बहुत कोशिश की इन लोगों के बीच बीच बचाव करने की। और माननीय लोकमान्य तिलक जी थे, उनका मानना था कि इस तरह की फूट पैदा कांग्रेस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई है। कांग्रेस को मिल करके, सभी जितने भी दल के नेता हैं, सभी को मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, ऐसी लोकमान्य तिलक जी की सोच थी। अब उन लोगों के बीच इतना तनाव बढ़ा कि समझौता होना असंभव हो गया, और राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई। दो दल बन गए, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। अब नरम दल के नेता कौन थे पूछा गया तो हम बता सकते हैं, नामदार गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता। और गरमपंथी नेता लोकमान्य तिलक जैसे जो व्यक्ति थे, गरमपंथी नेता थे, प्रखर विचारधारा के व्यक्ति थे। अब यहाँ पर लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल जिसे कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल, इस तरह से लाल बाल पाल, यह तीन लोगों का यहाँ पर फोटो दिया गया है। अब आगे देखते हैं अंग्रेज सरकार का दमन तंत्र। हमने देखा बंग भंग के पश्चात प्रारंभ हुआ जन आंदोलन देखकर सरकार व्यग्र और बेचैन हो गई। अब बंग भंग आंदोलन क्या था? लॉर्ड कर्जन ने पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल इस तरह से दो भागों में डिवाइड किया था। हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंगाल का दो भाग किया था।
उसके खिलाफ पूरे भारत में आंदोलन हुआ कि इस तरह से बंगाल प्रांत को दो भागों में डिवाइड नहीं करना है और धर्म के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर, बाकी के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सभी लोगों ने जन आंदोलन किया। ये हम लोगों ने पिछले इसमें देखा था। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने जब देखा कि जन आंदोलन बहुत ही व्यग्र हो रहा है, सरकार एकदम व्यग्र हुई, व्यापक रूप ले लिया है जन आंदोलन बंग भंग के पश्चात, तो अंग्रेजों को डर लगने लगा, वह बेचैन हो गई। इस आंदोलन की रोकथाम के लिए सरकार ने दमन तंत्र का अवलंब किया। सार्वजनिक सभाओं पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। इस कानून की अवज्ञा करने पर कठोर दंड दिए गए। विद्यालय जाने वाले छात्रों को हंटर से पीटा गया। समाचार पत्रों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दमन तंत्र का उपयोग सरकार ने किया। लोगों पर लाठीचार्ज करना, किसी भी सार्वजनिक सभा को मंजूरी न देना, कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाना, यदि कहीं पर सभा हो रही है उन्हें डंडे से पीटना। फिर कानून की अवज्ञा, जो कानून को नहीं मान रहा है, जबरदस्ती मीटिंग ले रहे हैं, उनको कठोर रूप से दंडित करना। जो विद्यालय जा रहे थे छात्र, उन छात्रों को हंटर से पीटना। और समाचार पत्र, जो केसरी, मराठा जैसे ढेर सारे, प्रभात, ऐसे पत्र निकाले गए थे, जो समाचार पत्र के माध्यम से जन जागृति का कार्यक्रम चल रहा था, उन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए। कई छापे खाने जब्त किए गए। लेखकों और संपादकों को कारावास में बंद किया गया। और जो लेखक थे, संपादक थे पत्रों के, समाचार पत्रों के, उनको जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने गर्मपंथी नेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की। बंगाल में इसकी तीखी प्रतिक्रिया दिखाई दी। क्रांतिकारियों ने गोलीबारी तथा बम हमलों का मार्ग अपनाया। इन बम हमलों का केसरी समाचार पत्र के माध्यम से समर्थन करने वाले लोकमान्य तिलक पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर उन्हें 6 वर्षों के लिए म्यांमार के मंडाले के बंदीगृह में रखा गया। बिपिन चंद्र पाल को कारागिरी का दंड दिया गया और लाला लाजपत राय को पंजाब से निष्कासित किया गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन नेताओं ने, धर्मपंथी नेताओं के विरुद्ध भी बड़ी कार्रवाई की गई, जैसे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक धर्म दल के नेता थे। अब कुछ क्रांतिकारियों ने बम फेंक करके भी इन बातों का निषेध किया, अंग्रेजों का विरोध किया। तो उसके समर्थन में केसरी समाचार पत्र में लोकमान्य तिलक जी ने लिखा कि यह कार्य सही है, उचित है, अंग्रेजों के खिलाफ जो कार्यवाही की गई। तो उन पर राजद्रोह का अभियोग लगा करके, आरोप लगा करके 6 वर्ष के लिए म्यांमार में मंडाले जेल में भेज दिया गया। बिपिन चंद्रपाल को भी कारागृह में डाला गया। लाला लाजपत राय को पंजाब से निष्कासित कर दिया गया। इस तरह की सजा, दमन तंत्र का उपयोग अंग्रेज सरकार ने किया। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बंग भंग आंदोलन में राष्ट्रीय कांग्रेस को जनता का प्रचंड समर्थन मिला था। यह देखकर अंग्रेज सत्ताधीश अशांत और परेशान हो गए। आप देखा, बंग भंग जो आंदोलन था बंगाल का, जो दो भागों में विभाजित किया था, प्रचंड जन समर्थन मिला लोगों का, पूरे भारत से प्रतिक्रिया आई, सभी लोगों ने मिलजुल करके साथ किया इस क्रांति में। अंग्रेज सरकार जो थी वो पूरी तरह से हिल चुकी गई थी, अशांत हो गई थी। फिर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति का पुनः अवलंब किया। अंग्रेजों ने यह कहना प्रारंभ किया कि मुस्लिमों के हितों की रक्षा करने हेतु उनका स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होना आवश्यक है। अर्थात कांग्रेस उनका राष्ट्रीय रूप से हित नहीं कर सकती मुस्लिमों का, इसलिए मुस्लिमों को भी अपनी एक अलग से पार्टी बनानी चाहिए। ऐसा अंग्रेजों ने मुस्लिमों के दिमाग में बात डाली। अंग्रेज सरकार के प्रोत्साहित किए जाने से मुस्लिम समाज के उच्च वर्णियों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खान के नेतृत्व में गवर्नर लॉर्ड मिंटो से मिला। लॉर्ड मिंटो और अन्य अंग्रेज अधिकारियों के प्रेरित किए जाने से 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना, लॉर्ड मिंटो और बाकी के जो भी उस समय के अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने मुस्लिमों को प्रेरित करके लोगों को अपनी एक अलग से टीम बनाने के लिए, अलग से एक संगठन, राजनीतिक संगठन बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। मॉर्ले मिंटो कानून क्या है? भारतीय जनता में अंग्रेजी सरकार के कामों को लेकर असंतोष था। जनता में यह भावना व्याप्त थी कि भारतीय जनता की निर्धनता का मुख्य कारण अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हैं। कर्जन की दमन नीति,
पढ़े लिखे भारतीयों को नौकरियों में समाविष्ट न करना। लॉर्ड कर्जन था, दमनकारी नीति थी। भारतीय जो पढ़े लिखे थे, बहुत एजुकेटेड लोग थे, उन्हें ऑफिसर नहीं बनने दिया जाता था, नौकरियां नहीं दी जाती थी। इस तरह से बेरोजगारी और भुखमरी का जो सामना करना पड़ रहा था, भारतीयों के मन में ये बात आ गई कि यह सब अंग्रेज इसकी देन है, अंग्रेजों के कारण ही वह सब भुगत रहे। भारत के बाहर अफ्रीका में भारतीयों के साथ किया जाने वाला अपमान और अन्यायपूर्ण व्यवहार आदि बातों से भी असंतोष में वृद्धि हुई। भारतीयों के इस असंतोष की अस्थायी मरहम पट्टी करने के लिए मॉर्ले मिंटो सुधार कानून 1909 ईस्वी में बनाया। अर्थात जो सुधार कानून भी था वह अस्थायी था, थोड़े समय के लिए था, क्योंकि भारतीयों में असंतोष की भावना व्याप्त हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में भी हम लोगों ने देखा था, अफ्रीका में गांधी जी के साथ उन लोगों ने बुरा बर्ताव किया था, चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया था। उनका कहना था कि सिर्फ अंग्रेज ही इसमें सफर कर सकते हैं, काले लोग नहीं। तब काले और गोरे इस तरह का भेद चलता था। इस कानून द्वारा विधि पालिका में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और कुछ निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों का समावेश विधि पालिका में कराने का प्रावधान भी किया गया। इसी कानून के अनुसार मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की योजना की गई। अंग्रेजों की इस कुटिल नीति के कारण भारत में अलगाववादी प्रवृत्ति के बीज बोए गए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय प्रतिनिधियों को भी विधिमंडल कानून बनाने जो मंडल बनाया गया, विधिमंडल, उसमें कुछ भारतीय सदस्यों की भी संख्या बढ़ा दी गई पहले की अपेक्षा। और सबसे बड़ा फूट डालने का काम क्या किया, उनके लिए मुस्लिमों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र अलग से बनाए गए और मुस्लिमों को अलग से उसमें स्थान दिया गया, जिसकी वजह से एक तरह से अलगाववादी जो प्रवृत्ति अंग्रेजों की थी वह दिखाई देने लगी। साफ तौर पर लगने लगा कि यह हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालना चाहते हैं। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन में तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्पन्न हुए मतभेद को समाप्त करने के प्रयास हुए। इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसे लखनऊ समझौता कहते हैं। अब लखनऊ समझौता पूछा गया तो हम बता सकते हैं, 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके बीच जो भी मतभेद थे उसको समाप्त करने का प्रयास लोकमान्य तिलक जी ने किया। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। वह समझौता लखनऊ में हुआ, इसलिए इस समझौता को लखनऊ समझौता भी कहते हैं। कब हुआ, 1916 ईस्वी में। इस समझौते में क्या बातें थी, इस समझौते के अनुसार मुस्लिमों के स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों को राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान्यता प्रदान की और भारत को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करा देने के कार्य में राष्ट्रीय कांग्रेस को सहयोग देना मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। इस तरह से मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मान्यता राष्ट्रीय कांग्रेस ने दे दी और मुस्लिम लीग ने भी राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरी तरह से सहयोग देने की बात स्वीकार की। इस तरह से दोनों के बीच जो समझौता हुआ उसे लखनऊ समझौता कहते हैं। अब होम रूल आंदोलन क्या था, 1914 ईस्वी में तिलक मंडाले के कारावास से रिहा हुए। तिलक को 6 वर्ष के लिए कारावास में डाला गया था। मंडाले म्यांमार में स्थित है। अब 1914 ईस्वी में जब वह वहां से फ्री हुए, कारावास से रिहा हुए, इस समय यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था यूरोप में। इस युद्ध के सीधे परिणाम भारत को भी सहने पड़े, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेज उस युद्ध में सहभागी थे। यूरोप में यह युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। इसके लिए भारत में भी उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भारत पर भी पड़ा। आवश्यकता की वस्तुओं के दाम बढ़ गए। अंग्रेज सरकार ने भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। परिणाम तो भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा। इस स्थिति में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन का आरंभ किया। यहाँ पर डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने मिलकर के होम रूल मूवमेंट बोलते हैं इसे, होम रूल आंदोलन। होम रूल अर्थात हम अपना शासन स्वयं चलाते हैं, इसी को स्वशासन भी कहते हैं। होम रूल स्वशासन, हमारा देश है, इस देश को हम चलाने में सक्षम है, हम इस देश को चलाएंगे। इस तरह का एक आंदोलन डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों की ढेर सारी दमनकारी नीतियां, उसके बाद भारतीयों पर ढेर सारे ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जिसका भुगतान भारतीयों को करना पड़ रहा था।
बहुत ही दुरावस्था हमारे देशवासियों की हो गई। इसी को स्वशासन भी कहते हैं। आयरलैंड में भी उपनिवेशवाद के विरोध में ऐसा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी आधार पर भारतीय होम रूल आंदोलन ने स्वशासन के अधिकार अंग्रेज सरकार के पास मांगे। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में तूफानी दौरे किए और लोगों तक स्वशासन की मांग पहुंचाई। तिलक ने दृढ़ता पूर्वक कहा। अब तिलक का ये जो वाक्य है, यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, उसे पाकर ही रहूंगा। ऐसी दृढ़ता पूर्वक बात लोकमान्य तिलक ने की। और होम रूल मूवमेंट के लिए, स्वशासन के लिए डॉक्टर इनोवेशन और लोकमान्य तिलक ने लोगों में, पूरे भारत भर में अनेक दौरे किए और लोगों को जागृत करने का कार्य किया, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध और भारत। यूरोप में युद्धजन्य स्थिति, भारतीय जनता में बढ़ता जा रहा असंतोष, होम रूल आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता जैसी परिस्थिति में भारतीयों से सहयोग पाना अंग्रेजों के लिए आवश्यक था। इसलिए सुधार की अगली किस्त भारतीयों को देने से तात्पर्य भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देने चाहिए, यह अंग्रेज सरकार ने सोचा। अब अंग्रेजों के भी समझ में आने लगा कि किस तरह से कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से अंग्रेजों की हालत ऐसे ही खराब थी और भारतीयों में जन आंदोलन बढ़ रहा था, भारत में असंतोष बढ़ रहा था और होम रूल की लोकप्रियता, स्वशासन की लोकप्रियता बढ़ रही थी। तो ऐसे समय में भारतीयों का सहयोग भी अंग्रेजों के लिए आवश्यक था। इसलिए अनेक सुधार कार्यक्रमों के साथ साथ भारतीयों को राजनीतिक अधिकार भी देना चाहिए, ऐसा अंग्रेजों को लगने लगा। तब तत्कालीन भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने 1917 ईस्वी में घोषणा की कि भारत को चरणबद्ध रूप से स्वशासन के अधिकार और उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाएगी। अर्थात चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप भारत को स्वतंत्रता, स्वायत्तता जो भी देनी है, स्वशासन के लिए जो अधिकार देना है, वह हम लोग देना शुरू करेंगे। तिलक ने भी घोषित किया कि यदि सरकार भारतीयों की मांगों के बारे में सहानुभूति और विवेकशीलता से काम लेगी तो भारतीय जनता भी सरकार को सहयोग देगी। लोकमान्य तिलक की इस नीति को प्रतियोगी सहकारिता कहते हैं। फिर लोकमान्य तिलक ने भी माना कि अगर अंग्रेज सरकार हमारा सहयोग करेगी, एक अच्छी सरकार बनाने में सहयोग करेगी, भारतीयों को मांगों को पूरा करेगी, तो हम भी सहानुभूति पूर्वक, हमारी जनता भी विचार करेगी और हम भी अंग्रेजों का सहकार्य करेंगे। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में संवैधानिक सुधार लाने हेतु एक कानून पारित किया। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून अथवा रिपोर्ट कहते हैं। इस कानून के अनुसार गौण अथवा दोयम दर्जे के खाते भारतीय मंत्रियों को दिए गए, परंतु वित्त, राजस्व, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग गवर्नर के अधिकार में थे। अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अनेक संवैधानिक सुधार लाने के लिए कानून पारित किया, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून भी बना। इस कानून के अनुसार जो भारतीय थे उनको दोयम दर्जे के खाते, जो निकृष्ट दर्जे के खाते थे या छोटे थे, उस तरह का अधिकार दिया गया भारतीय मंत्रियों को। और जो महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे वित्त विभाग है, राजस्व विभाग है, गृह मंत्रालय विभाग है, यह सब गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में लोगों ने रखा। 1919 ईस्वी के कानून के अनुसार भारतीयों द्वारा की गई उत्तरदायी सरकार की मांग को पर्याप्त मात्रा में पूर्ण नहीं किया गया। अर्थात जो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि उत्तरदायी सरकार या स्वशासन हमें मिलना चाहिए, इस मांग को पूरी तरह से माना नहीं गया। इस कानून ने सभी को निराश किया। इस कानून की लोकमान्य तिलक ने यह कहकर आलोचना की, यह स्वराज्य नहीं है और ना ही उसकी नींव। अर्थात जो आपने बात कही थी 1917 ईस्वी में कि हम चरणबद्ध तरीके से स्वशासन देंगे आप लोगों को, यह वह स्वराज्य नहीं है जैसा मैंने मांगा था, न उसकी नींव या न तो उसकी शुरुआत है। सभी भारतीय इस बात को समझ चुके थे कि यदि सरकार को झुकाना है तो आंदोलन को अधिक प्रखर बनाने की आवश्यकता है। भारत नए आंदोलन के लिए सिद्ध हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेज सरकार जिस बात को उन लोगों ने 1917 ईस्वी में मान्य की थी, उस समझौते को न मान करके थोड़े बहुत अधिकार भारतीयों को दिए, जो हम भारतीयों को, लोकमान्य तिलक को मान्य नहीं थे। जिस तरह की योजना
सरकार से या जिस तरह की अपेक्षा हमें थी उसकी पूर्ति नहीं हुई। इसके लिए भारत फिर से एक नए आंदोलन के लिए तैयार होना शुरू कर दिया। धन्यवाद बच्चों।